हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, राइट। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जो हमारा लास्ट चैप्टर है इसका, और यहाँ पे क्या बातें हमें करनी, लोकतंत्र के परिणाम के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अभी एक दो पार्ट में जो भी हमने समझा इसकी कुछ बेसिक बातें, एंड आई होप कि आपको भी समझ में आई होंगी। देन अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे कि जो भी हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास किस तरीके से होता है, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और मैंने इसके बारे में, यदि आपको थोड़ा भी माइंड में क्लिक कर रहा हो, कि मैंने बताया भी था कि ये पेपर थर्ड, जीएस पेपर थर्ड का फर्स्ट ही यूनिट मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स का ये हमारा था कि आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में। तो आर्थिक समृद्धि और विकास में सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक समृद्धि में सिर्फ मनी होनी चाहिए। मनी नहीं, आप जब पढ़ते हो, यदि आप में से किसी के पास भी रमेश सिंह हो या एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ते हो ना, वहाँ पे हम देखते हैं कि खुशहाली भी इसमें इंक्लूड होती है। क्योंकि किसी भी देश में बहुत ज़्यादा पैसा है किसी कंट्री में, लेकिन वहाँ हैप्पीनेस नहीं है, तो क्या फ़ायदा। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए, कि हम खुश रह सके, हमारा परिवार खुश रह सके। अर्थ का मतलब सिर्फ ये मत समझा करिए आप लोग कि सिर्फ पैसा ही होता है, ठीक है। हाँ, अर्थ का मतलब पैसा होता है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें समृद्धि और विकास में सिर्फ पैसा आने से हमारा समृद्धि और विकास नहीं होती है। सपोज किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास माइंड है ही नहीं, तो क्या करेगा वो पैसे का? कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगा, बहा देगा। तो इसलिए हमारे पास अभी हम इसमें देखते हैं तो और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसमें बात की गई है कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो उससे विकास का उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। यानी कि अब इसमें क्या बात की गई कि अगर लोकतांत्रिक, यहाँ पे लोकतांत्रिक वर्ड हमेशा आ रहा है, आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है। नॉन डेमोक्रेसी की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, कि जो अदर लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं, अलोकतांत्रिक कंट्रियां हैं यहाँ पे, तो उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे बात की जा रही कि जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, अब वो फिर हमारा भारत हो, और ना ही यहाँ पर्टिकुलर एक देश इंडिया के बारे में बात की जा रही है। ये दो तीन चीजें अपने माइंड में रखिएगा कि जिस भी जगह पे लोकतंत्र है, उन सब देशों की बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बातें की गई कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। यानी कि हम अच्छी सरकार चाहते हैं, तो अच्छी सरकार हम किस लिए चाहते हैं? कि देखने में खूबसूरत हो? नहीं, हम ये चाहते हैं अच्छी सरकार हमारी नज़रों में ऐसी होती है कि जो अच्छे-अच्छे कार्य करे, अच्छे-अच्छे विकास करे, जो जनता की डिमांड हो। अब अच्छे-अच्छे विकास का मतलब ये नहीं कि सरकार ने कहीं पे पार्क बना दिया, कहीं पे बहुत अच्छे-अच्छे गार्डन बना दिए। अरे जनता को पहले खाने को दे दो आप, फिर उसके बाद पार्क और गार्डन बनाना। जब पेट भरेगा तब तो हमें और भी चीज़ें करने का मन करेगा। लेकिन जब हमारे पेट में ही कुछ नहीं है, तो हम पार्क में बैठ के क्या करेंगे? तो ऐसे भी अच्छे काम नहीं। हाँ, जो पब्लिक की डिमांड है एक्चुअल में, आप उसे पूरी करो, वही हमारी अच्छी सरकार है। तो इसमें ये बताया गया है कि उनसे हम विकास की भी उम्मीद रख सकते हैं, या रखना नहीं चाहिए कि रखना चाहिए। तो इसमें है कि अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें, यानी कि कब से बात की जा रही है? जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से 2000 तक के बीच की बातें यदि हम करते हैं, यानी कि आप मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए 50 वर्षों का, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात की जा रही है कि 50 वर्षों के यदि बीच की बातें हम करेंगे, तो सभी लोकतांत्रिक शासनों या तानाशाह, यानी कि तानाशाह को भी आप शामिल करिए इसमें, और कामकाज की तुलना करेंगे, तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। आर्थिक समृद्धि तानाशाहियों की थोड़ा बेहतर रही है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि है, वो तानाशाहियों की बेहतर रही है। लोकतांत्रिक देशों की, जो हमारे लोकतांत्रिक देशों की यहाँ की जितनी भी कंट्रियां हैं या लोकतांत्रिक देश हैं जो भी, तो उनसे कहीं ना कहीं ये तानाशाह वाले बेहतर रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। यानी कि उच्चतर, हाई लेवल का जो होता है हमारा, आर्थिक समृद्धि हासिल करने में क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता, अक्षमता का मतलब है कि डिसेबिलिटी, यानी कि योग्यता नहीं है यहाँ पे हमारे में। हम कहते हैं कि ये हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है या योग्यता है हमारे अंदर कि ये हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बात की जा रही है? अक्षमता, यानी कि वो व्यक्ति नहीं कर सकता, या कोई भी जिसे बोलते हैं ये अक्षम है,
ठीक है? यानी कि इसे हम हमारे क्षमता से ये बाहर है। तो अब इसमें यही बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है कि जहाँ तानाशाह इतना बेहतर तरीके से आर्थिक समृद्धि कर रही है, बेहतर तो नहीं कर सकते बट वही है कि लोकतांत्रिक देशों से ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे ठीक है कि ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो अब हम उसी को कहेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें अक्षमता की बात की गई कि हमारी देश जो है वो चिंता का, यदि ऐसे हमारे देश कर रहे हैं जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वो कहीं ना कहीं शोचनीय सब्जेक्ट बन सकते हैं। देन उसके बाद क्या कहा है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इस कारण से लोकतंत्र को अब बिल्कुल नकारा कर दें, क्योंकि आप सबके माइंड में आया होगा ना कि कैसे मतलब लोकतंत्र की इतनी तारीफ करते करते इतनी घटिया घटिया बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो क्या है आखिर मार्चा। अभी कुछ लोगों को ना मतलब माइंड में वो आ जाता है। हमारे अंदर क्या होता है ना, हम सत्संग सुनने जाते हैं, हमारा माइंड कहता है वाह, आज से तो भगवान में ही लीन हो जाना है। बस उसी टाइम के लिए जब तक वहाँ पे बैठे रहते सत्संग में, और उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकल के आते हैं और कहीं पे भी हाथ पैर मारने का मौका मिला तो मार ही लेते हैं। फिर हमारे सारे वो संस्कार जो वहाँ पे थे ना, जहाँ पे बैठे थे, कि आज तो बिल्कुल बस भगवान में लीन रहे ना, कुछ दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सत्संग में कुछ ऐसे ही होता है, सब कुछ बताया जाता है, सब भगवान में, ईश्वर से ही सब कुछ जन्मा, ईश्वर पे ही सब कुछ विलीन हो जाता है। और हम भी कहते हैं वाह यार, क्या शांति मिल रही है, मतलब सुकून है। आज से कुछ मोह माया तो रखेंगे ही नहीं, सबसे प्यार से बात करेंगे। और किसी ने हमको ओए बे कह दिया तो हम तो उसको उसका डबल, यानी कि उसको एडवांस में भी दे देते कि तुमने इतना कहा, हम तुम्हें 4 और दे देते हैं, ले लो, गिफ्ट में रख लो। तो ये हमारे सत्संग का फिर बाहर निकलने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब आपके मन में भी आ रहा है कि हमने लोकतंत्र के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लोकतंत्र ऐसा, लोकतंत्र वैसा, तानाशाह इतना गंदा, या जो भी कम्युनिस्ट वाले थे वो इतने खराब थे। अब यहाँ पे तो आ रहा है कि तानाशाह वाले तो बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक समृद्धि कर रहे हैं और लोकतंत्र तो नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा अपने माइंड को अपने ही पास रखिएगा, क्योंकि अभी लोकतंत्र ही फाइनली हमारा सही होने वाला है। क्योंकि तानाशाह में यार सिर्फ आर्थिक समृद्धि कर दो, मैंने बताया ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। सपोज आपके घर में, हाँ कहीं, मैंने पूरी पॉलिटी आपके घर पे ही समेट के रख दी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में, यहाँ पे आपका परिवार है, पूरा घर है, आपके पापा या बब्बा चाचा कोई भी, किसी एक को ले लीजिए, चलिए ठीक है, तो मैं चाचा को ले लेती हूँ आपके, ठीक है, क्योंकि पापा ऐसा रियली बहुत ही कम करते हैं। तो मान लीजिए आपके अंकल जी हैं। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपके अंकल जी पैसा कमाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। आपके घर का बाहर से कोई देखेगा, बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन व्यवस्था है, आपके अंकल जी पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब बैठे हो बिल्कुल नकारा, कोई काम नहीं कर रहे हो आप लोग, आपके पापा कोई काम नहीं कर रहे, आपका परिवार और भी 4 परिवार अंकल जी की कमाई के मत्थे बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि घर बहुत अच्छा बना हुआ है, घर के अंदर की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन घर के रहने वाले उन पब्लिक से पूछो कि उन पब्लिक में खुशियाँ कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये जो घर बाहर से महल दिख रहा था, उस महल के अंदर तो रहने वाले लोगों का जो दिल दिमाग है ना, वो बहुत संकुचित हो चुका, सिर्फ इनमें सिमट चुका है। ये जो कहेंगे यही है हमारा तानाशाह, ये जो कहेंगे बहुत अच्छा सब कुछ समृद्धि है, बहुत अच्छी तरीके से विकास है, सब कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में ना एकदम रईसों वाला चल रहा। कमाने वाला सिर्फ एक है, और वो कमाने वाला हम सबको जितनी सुख खुशियाँ नहीं देता, क्योंकि कोई भी इंसान महल देख के खुश नहीं होता है। 2-4 शब्द बोल ले आपस में, थोड़ा बहुत अपनी खुशियाँ, अपने दुःख, अपने गम बाँट ले किसी से, बस वो उतने में खुश रहता है। थोड़ा कम खाओ, लेकिन प्यार से यदि किसी के साथ पेश आओ आप, और किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा खवा दो और पता चले कि पीछे से मारते जा रहे हो, इधर से बहुत अच्छे-अच्छे मेवा खवाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो उसे, वो क्या करेगा? क्या मतलब के लिए आप खवा रहे हो उसको, क्या खिला रहे हो आप? क्योंकि वो तो आप पीछे से मार मार के निकाल रहे हो ना। तो यही हमारा तानाशाह है कि आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा है, मतलब बेहतर है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा, बेहतर है। चलो लोकतंत्र से हमने मान लिया कि बेहतर है, बट वही है कि मतलब अब घर के बाहर से तो हमें दिख रहा कि काफी अच्छा है, लेकिन अंदर तो अब रहने वाले ही जानते हैं कि एग्जैक्टली में ये अच्छा कितना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली तानाशाह हम कहते किसे, कहीं कम से कम लोकतंत्र में ये तो है कि चलो थोड़ा बहुत विकास है, हम खुश तो हैं, ज़्यादा खुश नहीं है,
हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, उसमें हमारी औकात पता चल जाती है कितनी है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है कि कुछ भी है तो इससे तो बेटर ही है। देन उसके बाद अभी हम आगे इसमें लिखा भी हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतने से हम इसे अब खारिज नहीं कर सकते। अब थोड़ा आपके माइंड में आया होगा कि हाँ सही है, इतनी भर बात से या इतनी कमियां से, क्योंकि अच्छा इंसान में भी थोड़ा बहुत कमियां होती हैं, तो इससे हम खारिज इसे नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई तरीकों, मैंने बताया था ना आने वाला है ये। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आर्थिक विकास जो होता है कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या का आकार, यानी कि आर्थिक विकास सिर्फ पैसे से नहीं होता। अब यहाँ पे समझिएगा किससे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित, यानी कि तानाशाही वाले जो भी कम विकसित देश हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य है, ठीक है। यानी कि बहुत एकदम से मतलब ना के बराबर है। जैसे कि एक बाल्टी पानी में से आप एक गिलास पानी निकालो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पानी निकला भी है कि नहीं निकला, बस इतना अंतर समझ लीजिए आपकी ना के बराबर है दोनों में ही, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड समझिएगा, मैंने तानाशाह लोकतंत्र की बात नहीं की, कम तानाशाह, यानी कि जो तानाशाह वाले देश है कम विकसित है। थोड़ा इस पे वर्ड भी ध्यान दीजिएगा कि जो कम विकसित है, और यहाँ पे लोकतंत्र में जो कम विकसित है, क्योंकि लोकतंत्र में भी बहुत से कंट्री हैं जो विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ अल्प विकसित हैं। तो यहाँ पे ये अल्प विकसित में ही आ रहा है, यानी कि विकसित कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या होता है कि दोनों के बीच में अंतर बहुत ही सूक्ष्म सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाह से नहीं पिछड़े। यानी कि अब इसमें बताया जा रहा है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कम से कम इस मामले में तो नहीं पिछड़े। यानी कि हमने विकास का क्या देखा था, इसको ध्यान में रखिएगा कि देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। यानी कि हमारे अदर कंट्रियों से रिलेशन कैसे हैं, हमारे जनसंख्या का आकार कैसा है, हमारी जनसंख्या खुश रह रही है कि नहीं रह रही है, वो सारी चीज़ें हम पे ये डिपेंड करती हैं। किसी भी यदि देश को हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो वहाँ पे की आर्थिक समृद्धि हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होती है। पैसा बढ़ रहा है, आर्थिक समृद्धि हम उसे नहीं कहते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक है फिर मुद्रास्फीति आना तय है। पैसा बढ़ा तो भी आती है, नहीं घटा तो भी आनी है। तो इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा। एंड ये इकोनॉमिक्स है, खैर मेरे तो समझ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर से बाहर से रहती है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसे पढ़ेंगे, यदि एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगी, और 12th क्लास की तो शायद आपको समझ में आ जाए, अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा आप, मेरे तो समझ में वो भी नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो समझ में आएगी चीज़ें कि ये आर्थिक समृद्धि क्या होता है। नहीं तो रमेश सिंह की बुक होगी तो उसी का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसी को उठा के देखिएगा, तो वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों, जब तो कोई टॉपिक आता है ना उस टॉपिक को वहीं पे ख़त्म कर दिया करो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना कि पॉलिटी में इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया, पढ़ रहे हैं पॉलिटी में इकोनॉमिक्स का टॉपिक, वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहेगा कि या हमने पॉलिटी में इस वर्ड आया था, ये वर्ड आया था, हमने फिर तुरंत इकोनॉमिक्स उठाई थी और उसे पढ़ा था और वहाँ पे ये चीज़ें हमें मिली थी। आज आर्थिक समृद्धि और विकास आया, आप उसको आज के आज ख़त्म कर दो कि ये हमारे पास आया, एंड आपका होमवर्क भी है आज के आज ही आपको खत्म करना, चाहे जहाँ से खत्म करो, चाहे एनसीईआरटी उठाओ चाहे रमेश सिंह की बुक उठाओ। और यदि नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हाँ, मुझे लगता है जहाँ तक पीडीएफ के लिए मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि जो टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है, जो है चैनल है, ठीक है, या कि व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप ग्रुप भी बने हुए हैं, टेलीग्राम भी है। तो आप जब वहाँ पे जाएगो ना तो उस पे जब प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते होंगे, मतलब वॉइस जो वीडियो होते हैं, वॉइस मैसेज होते हैं, फाइल का भी रहता है और फोटोज का रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिए रहते हैं। जब फाइल पे आप क्लिक करते हो नीचे दिए रहते हैं। फाइल पे आप जाओगे, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फिर फाइल पे जाओगे ना, फाइल पे आप ढूंढोगे कहीं पे या सर्च मार लेना,
तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये शेयर करा दी गई थी। अब हो सकता है काफ़ी पीछे कराई गई, मतलब काफ़ी पहले करा दी गई हो, थोड़ा टाइम लगे आपको ढूँढने में और नहीं भी मिल रहा है तो फिर बता दीजिएगा, हम शेयर करवा देंगे। लेकिन पीडीएफ में हो, कहीं से भी हो, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। इसे आज के आज कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर हमारा, आर्थिक समृद्धि और विकास। क्योंकि ये आप सिलेबस उठा के अभी देखिए, आपकी यूनिट फर्स्ट का ही है, पेपर थर्ड का। तो इसलिए आप यदि ऐसा करते हो ना, मान के चलिए कि बहुत स्मार्ट स्टडी आपकी हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि बिल्कुल राइट, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आज आया यहाँ से। अब पॉलिटी में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सोचो, मतलब दिमाग तो कहीं ना कहीं हमारा क्लिक करेगा ना कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, और यहाँ पे लोकतंत्र और तानाशाही तो हम समझ ही रहे हैं, तो और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा कि तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर के अंदर, यानी कि दर में अंदर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। यानी कि इन सब के बावजूद भी हम किसे चुन रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इस घर में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, यदि उनसे कोई अंदर जाके पूछे कि भैया क्या यहाँ से आप निकलना चाहते हो, सब कहेंगे हाँ हम निकलना चाहते हैं। कम से कम यहाँ इडली डोसा खाने से अच्छा है कि किस कहीं एक जगह पे रह के हम लोग प्यार से रह के इनकी डांट सुनो, इनकी हुक्म जो भी हो मानो, और उसके बाद यहाँ हमें अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, उससे बढ़िया है कि कहीं जाके एक झोपड़ी बना के हम रोटी दाल खा लेंगे, बहुत अच्छा है। कम से कम प्यार से तो रहेंगे, सुकून से तो रहेंगे। इस महल में हमारा दम घुट रहा है, इनका यही वर्ड होगा कि हम इस महल में, हमारा दम घुट रहा, बहुत सुंदर है, बहुत सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अंदर की तो हम ही जानते हैं ना कि अंदर हमारे क्या चल रहा है। तो यहाँ आप देखते हो ना कि जो बहुत हाई फाई प्रोफाइल के होते हैं, उन्हें तो अपने बच्चों के पास तक का टाइम नहीं होता, पैदा हुए डाल दिए हॉस्टल में। बच्चे भी नहीं जानते कि कौन हो तुम, ठीक है, मम्मी हो पापा हो इतना है। बाकी रिस्पेक्ट इज्जत क्या होती है, क्या संस्कार होते हैं, वो फिर सब वो हमारे गायब होने लगते हैं धीरे धीरे। क्योंकि ऑब्वियस है, प्यार हमारा, हमारे पास एक कुत्ता रहता है ना, तो उससे अलग ही लगाव हो जाता है। लेकिन दूर छोड़ दोगे, कोई पास में नहीं रहेगा, तो कहाँ से, तो इंसान तो जब पास में रहेगा तो और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा ना। लेकिन जब हम हैं ही नहीं, हम जानते ही नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी, हम आपके भाई बहन हैं, हमें पता नहीं है कि आप में क्या है, हम में क्या है, तो क्या मतलब फिर एक घर पे रहने का मतलब ही क्या है? हमारे रूम डिवाइड हैं, हमसे किसी से मतलब नहीं, बस खाना मिल गया खा लो, टाइम निकलता है किसी से दो चार शब्द बातें कर लो, और अब तो और हो गया कि चलो हो गया, आप अपने रूम में हो, हम अपने रूम में, फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, काम खत्म। तो वैसी सिचुएशन हमारी आ रही है कि हमें अपनों के पास रहने का टाइम नहीं है, और अपनों का पास जब रहने का टाइम नहीं है तो डॉक्टरों को पैसा अच्छा खासा दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिप्रेशन में जा रहे हैं यार। कोई भी हो इंसान, कितनी बातें अपने अंदर रखोगे? बातें करना पहले चौपाले लगती थी, बातें करते थे लोग, कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था, डिप्रेशन वर्ड आया ही नहीं था कि ऐसा कोई वर्ड भी है, हमारे बायोलॉजी में ये वर्ड मेंशन ही नहीं था। लेकिन आज तो हर एक मुंह से, तीसरे मुंह से, अभी मतलब वो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आए दिन कुछ एक दिन दो मैसेज आते रहते हैं, मैडम मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। अरे मतलब अभी छोटी सी उम्र है, बच्चे हो यार, कितना उम्र कितने, 20-21 साल के हो आप सभी, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 22 साल के होंगे, मुझे तो नहीं लगता, इससे भी कम होंगे, ठीक है। अब इतने में आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि घर पे अपने पेरेंट्स के पास टाइम देने की बजाय हम अपने मोबाइल पे टाइम देना उचित समझते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप के फ्रेंड, हमने फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए, 2000 फ्रेंड्स, 3000 फ्रेंड। अब ना जान ना पहचान, हम किसके मेहमान, हम उनसे लगे हैं चैटिंग करने में, बिल्कुल बहुत खुश हैं। खाने का भी टाइम नहीं है, घर में अपने पापा या मम्मी के पास हमें 1 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं है। एक तो उन्हें बैठने का टाइम नहीं है, और उन्हें भी है तो फिर हमें नहीं है, क्योंकि हम अब नहीं चाहते, और कोई हमसे फ़ोन छुड़ा ले ना, हमारा मोबाइल ले ले, मैं सबकी कंडीशन बता रही हूँ, कभी एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो ये होता है ना कि इतना अंदर से गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि क्या करें, पूरा घर ही उल्टा-पलटा के रख दें। ये होता है हमारे साथ ही, क्योंकि इस जो अभी सिचुएशन में आप सभी हो ना, तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, और जो इसमें संभल गया ना, वही राजा है, वरना तो फिर कुछ नहीं है लाइफ में। और यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने किसे चुना फिर?
ये व्यवस्था हमारी बेटर है। आज आप हर एक के मुंह से सुनते हो कि डिप्रेशन है, वजह यही है कि यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ मतलब अंदर ही अंदर किसी से आप बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। और अंदर ही अंदर घुटने का मतलब कोई गलत कदम तो उठाना ही है आपको। और ये डिप्रेशन की दवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है। कितने भी डॉक्टर बोल दे मैं ये दवा दे दूंगा, अरे जब आप खुद से नहीं सुधरने वाले हो तो दवा क्या कर लेगी। आपके दिमाग में जब वही चल रहा है 24 घंटे, दवा भी कुछ नहीं कर पाती। खैर, ये इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं अपने चैप्टर में। अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने लोकतंत्र को ही क्यों चुना। अभी बेहतर मान लिया, चलो ठीक है, तानाशाही से तो बेहतर मान लिया। विथ एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आशा करती हूँ कि आ चुका होगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। क्या होता है कि क्योंकि इसमें क्या है कि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। अब थोड़ा फायदे की बात की गई तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, अब इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए आप, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006 में दिया गया है। धनी, बीच बीच के जो भी हैं, और गरीब ये है, बीच वाले ये हैं, धनी के ये देखिए डोले डोले बना के रखे हैं भैया। मतलब जो धनी है ना, एक तो दुबले हो गए तो जिम जाएंगे डोले बनाने, मतलब जो अपना बॉडी साडी बनाने के लिए, और मोटे हो गए तो जिम जाते हैं दुबले होने के लिए। पहले क्या होता था, साइकिल आदमी चलाता था मजबूरी में, आज साइकिल चलाते हैं किसके लिए, वो भी जिम जाके साइकिल चलाते हैं। या तो शर्म आएगी ना, बड़े आदमियों को शर्म आती है साइकिल से जाने में। जिम कार तक जाएंगे, कार से मतलब जिम तक जाएंगे, जिम में वहां जाके साइकिल चलाएंगे। वो जो रहता है ना, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हो कि साइकिल ही चलाना है, तो वहां जाके मेहनत करेंगे। लेकिन घर में काम करना, मेहनत करना, वो तो बस की बात नहीं होती। बाहर कोई बोल दे साइकिल से चले जाओ, इतनी शर्म आती है कि गजब रे बाप रे बाप। मतलब साइकिल से हम जाए, हमारे घर में कार है, हम साइकिल से जाएं और जिम जाके वही करते हैं, ठीक है। तो ये धनी का है, बहुत अच्छा कार्टून दिया गया है। आप थोड़ा इसमें देखिएगा कि धनी जो है उसका देखिए, क्या बात है भाई, मुझे सोचे सब पैटर्न बढ़िया है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेट नहीं बना, सिक्स पैक भी दिखते हैं आपको। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि इसके सिक्स पैक भी हैं, ठीक है। तो अब लोगों को, कुछ लड़कों को होता है ना, सिक्स पैक है हमारे पास, तो वो वाले इसके ये धनी आदमी हो गया। अब मिडिल वाला क्या हुआ कि चलो ठीक ठाक है, हम ये मिडिल वाले हैं कि किसी तरीके से हमारा गुजर बसर हो जाता है, ना तो मर रहे हैं ना जी रहे हैं, बस चल रहे हैं किसी कदर से। मतलब इनका ये रहता है कि ना तो धनी से बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, गरीब से बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होते हैं, मिडिल में रहते हैं। इनका रहना खाना पहनावा अच्छे से चल जाता है। अब इनके पास, हाँ, थोड़ा सेविंग की इनकी कमी होती है, इनके पास खूब ज़्यादा सेविंग भी होती है। अब गरीब जो हो गए, गरीब का तो ये है, हड्डा दिख रहा है, इधर तो खाने को भी नहीं है। तो ये वाले गरीब हो गए बेचारे, नीचे दबे कुचले बैठे हैं, ठीक है। तो इन्हीं बॉडी के पार्ट में ही बांट दिया गया कि ये गरीब बेचारे कहाँ पे हैं, यहाँ पे आ गए एकदम से पैर में। तो वैसे भी गरीबों की हालत, जो भी बड़े आदमी होते हैं ना, भले ही कुछ नहीं देते, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी रखते हैं अपनी नज़र में कि जितनी पैर के जूतों की धूल की भी इज्जत करते होंगे, उतनी उनकी इज्जत नहीं करते वो, जबकि देते वो कुछ नहीं है। कोई बड़ा आदमी अपने लिए होगा, पैसा है अपने लिए है, लेकिन कोई उनके घर में नौकर काम कर रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पहले 7th क्लास में शायद पढ़े हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं कि उनकी नाम मात्र की इज्जत नहीं करते वो लोग, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो, मेहनत कर रहे हैं सारा दिन, तब आप जाके 100-150 रुपए दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम समझते क्या है कि बस ये तो हमारे पैर की धूल है, उससे ज़्यादा हम उसे कोई मान्यता देते नहीं हैं। अब उसके बाद हमारा आता है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। अब इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। इसमें बात की गई है लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, यहाँ पे है कि लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, और ऐसा होता भी, मतलब ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। यानी कि जो लोकतंत्र का रिश्ता होता है, वो इसमें क्या बताया गया कि हमारे गहरे मूल्यों से है, और इनके तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों का, जो भी बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है।
लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों पर ऐसे कुछ प्रमाण है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो दिया गया है और भी नीचे चार्ट वगैरह है, तो उनमें ये सारी चीजें दी गई हैं कि किस तरीके से है। हाँ, लेकिन अब इसको हम लोग कल ही करेंगे क्योंकि आपके कुछ डाउट्स हैं, मुझे थोड़ा सा उन्हें क्लियर करना। ठीक है, मुझे कल भी भूल गया था और एक डाउट सिलेबस से रिलेटेड है, थोड़ा उसको भी बताना है, तो इसलिए अब इसको हम अच्छे तरीके से कल ही पूरा करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, ये सिलेबस है हमारा। यहाँ पे आपको सिलेबस में ही मे बी डाउट था। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉरी टाइम लग गया इसको खोलने में। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि सिलेबस हमारे यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस के, यानी कि मेंस के कितने पेपर होते हैं, हमारे 9 पेपर होते हैं। ठीक है, तो मैंने पेपर की बात की, हमें 9 पेपर लिखने पड़ते हैं मेंस में। प्री का जो आपका होता है, प्री का एक हमारा होता है, थोड़ा उससे भी समझा दूं ताकि आज पूरा डाउट क्लियर ही हो जाए। प्री का हमारा होता है जीएस पेपर होता है हमारा। ठीक है, तो जिसे हम पहला पेपर कहते हैं। देन उसी दिन शाम टाइम होता है, 2 बजे से होता है या 12 बजे से, जितना भी उसका टाइम रहता है। कितने से होता है यहाँ पे जो हमारा, यदि बात करते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे हमारे यानी कि 2 पेपर हो गए। ठीक है, वो सी सेट का जो हमारा होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, कुछ लोगों का सी सेट में भी प्रॉब्लम था। तो सी सेट का जो होता है, हालांकि मैंने पूरा एक वीडियो जिसमें बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो सी सेट मतलब कि उसमें मैथ थोड़ा सा होती है, 10-5 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के हो गए, कुछ डिसीजन मेकिंग के हो गए, कुछ कम्प्रिहेंसिव होते हैं, यानी कि पैसे जाते हैं, उनमें से आपको उसके आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको सी सेट में। वहाँ पे आपको रहता है कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाओ, उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि आप उसमें से टॉप ही करना है ना, तो उसके नंबर ऐड होते। जीएस पेपर ही आपको पास कराता है, लेकिन यदि सी सेट आप नहीं निकाल पाते हो, सी सेट पे आप पास नहीं होते हो, तो जीएस का आपका चेक ही नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी सेट को इग्नोर नहीं करना। ये तो हमारे हुए प्रीलिम्स के, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर एक में क्या हो गया, जीएस हमारा हो गया, और पेपर 2 में सी सेट हो गया। अब आते हैं मेंस में। हाँ, हालांकि मैं पूरा सिलेबस नहीं समझाने वाली, बस इतना थोड़ा सा ऊपर का बता रही हूँ आपको। मेंस में क्या होता है, हमारा पहला ही पेपर निबंध का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पेपर निबंध का 250 मार्क्स का होता है, और दूसरे यानी कि पहले दिन जो पेपर होता है वो किसका होता है, निबंध का होता है। अभी 2020 में हुआ, आपके जो भी आसपास के रिलेटिव हो दिए होंगे, तो उनसे आपको भी पता चल जाएगा कि पहला पेपर हमारा निबंध का होता है। देन हमारा जीएस पेपर यानी कि पेपर 2 होता है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्न पत्र दूसरा। प्रश्न पत्र दूसरे में जीएस पेपर हमारा 1 आता है, यानी कि सामान्य अध्ययन। यहाँ पे क्योंकि पेपर 1 तो हो चुका, टोटल मैंने क्या बताया कि टोटल पेपर जो होते हैं, हमें टोटल दिन जितने दिन पेपर देना पड़ता है वो 9 होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब उन 9 में से जो जीएस पेपर 1-2 कहते हैं, थोड़ा उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि निबंध हमारा हो गया पहला पेपर। दूसरे दिन हम पेपर देने जाते हैं, तो उसमें गैप भी हो सकता है। तो जब भी हम पेपर देने जाएंगे दूसरा पेपर हमारा, वो जीएस पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट में हमारे जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा पेपर थर्ड आता है। पेपर थर्ड में क्या बातें की जाती है कि यहाँ पे हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर थर्ड में। ठीक है, तो इसमें भी आपका पता है कि पॉलिटी है, और यहाँ पे गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है, और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल जस्टिस भी है यहाँ पे हमारा, ये सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, राज व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस, और संविधान। ये चीज़ें हमें अलग अलग पढ़नी पड़ती हैं। यदि आप सोच रहे हो ना कि पेपर 2 में सिर्फ पॉलिटी बस पढ़नी पड़ेगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। यहाँ पे हमें हर एक उसमें, जैसे इसमें है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है हमें अलग से, विश्व इतिहास के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, या आपने जो भी यहाँ के पूरा जो भी इतिहास है हमारा भारत का या विश्व का, ठीक है, उनको पढ़ना पड़ता है। एंड भूगोल पढ़ना पड़ता है, सोशल जो भी इशूज रहते हैं उसे पढ़ना पड़ता है, सामाजिक मुद्दे, ये हमारा ये अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक मुद्दे। एंड भूगोल, भूगोल में आपका वर्ल्ड का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा।
ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर थर्ड में सॉरी पेपर थर्ड जीएस पेपर 2। अब इसमें क्या आ गया हमारा, पहले तो पॉलिटी आ गई, ये हमारी पॉलिटी हो गई, ये गवर्नेंस हो गया। हम बात करते हैं ना कि राज्य व्यवस्था गवर्नेंस, तो गवर्नेंस याद रखिए आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस आता है, यहाँ पे सामाजिक न्याय, ये भी आपको अलग से पॉलिटी में नहीं मिलने वाला, ये आपको सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये जो भी समझ रहे हो ये ना कि सिर्फ जीएस पेपर 2 में तो बस पॉलिटी है, जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री है, बहुत गलत है। थोड़ा सा आप इसमें ये अलग अलग कामा लगे हुए हैं ना, ये आप डिवाइड करके, और आप देखिएगा इस राज्य व्यवस्था के ही कई सारे यूनिट है जीएस पेपर 2 में ही। हालांकि आज टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं जो मैंने सिलेबस वाला वीडियो बनाया है आप उसे देखिएगा, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ, क्योंकि ये गवर्नेंस में ही 4-5 यूनिट में पूरा गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस का ही इसी तरह से 5-6 यूनिट है, यानी कि पूरा 20 यूनिट तक में ये चीज़ें अलग अलग करके डिवाइड की गई हैं। तो ये मान लीजिए कि एक अलग अलग से टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा इंटरनेशनल रिलेशन आपने सुना होगा, आईआर जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। देन आता है हमारा यहाँ पे, ये भी 250 मार्क्स का हुआ, जी मतलब पेपर फोर्थ आता है, जीएस पेपर थर्ड। पेपर फोर्थ यानी कि पेपर हमारा कौन सा नंबर का हो रहा है, चौथा पेपर अब हम देने जा रहे हैं। वो पेपर क्या होगा, जीएस पेपर थर्ड का होगा। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक, यहाँ पे साइंस ये वाली नहीं जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये वाली नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है, प्रौद्योगिकी का मतलब है कि जो ये वाली हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी आपको मतलब यूनिटें डिवाइड की गई हैं कि इतनी इतनी यूनिटें में ये है, ठीक है। अब आता है हमारा आर्थिक विकास। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए भी आपको यानी कि जिसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग से पढ़नी पड़ेगी सिलेबस में, पॉइंट वाइज जिनके बारे में दिया हुआ। आर्थिक विकास के नीचे मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ आर्थिक विकास, बस हमें एक समझना है कि हाँ ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आर्थिक विकास के बारे में है। और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ये भी हमें अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, इसका भी 4-5 यूनिट है। उसके बाद हमारा आता है पर्यावरण, यानी हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बात आपने सुनी होगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये हमें पढ़नी होती है, सॉरी। और उसके बाद आता है हमारा सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक ही 14 शायद यूनिट है इसमें, 14 यूनिट में ये है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। ये चीज़ें भी हमें अच्छे खासे तरीके से पढ़नी होती हैं, कम से कम नहीं 100-150 पेज की तो इसकी नोट्स बनती है, ठीक है। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे, अभी तो आप एनसीईआरटी में हो, बहुत बड़ी यूपीएससी है, छोटी सी नहीं है। देन उसके बाद हमारा आता आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में तूफान, चक्रवात, ये दुनिया भर के जितने भी होते हैं, तो यहाँ से 17 या हाँ कुछ ऐसे ही आप उसका यूनिट देख लीजिएगा, 15 है शायद। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा दिया हुआ है। एंड मैंने जो अभी इंटरनल सिक्योरिटी बताया वो 16 से लेके 20 तक की यूनिट है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 16 से लेके 20 तक की जो यूनिट है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की है। ये 14 या 15 में आता है, थोड़ा सा आपके पास सिलेबस हो आप अभी चेक कर लीजिएगा, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अलग अलग से, इन सब की हमारी 100 से ऊपर तक की पेज की तो नोट्स बनने वाली है। 100 से ऊपर मान के चलिए आप, सब की जितने मैंने टॉपिक बोले जीएस पेपर थर्ड में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सारे ही ये 250 मार्क्स के ही होते हैं, और जीएस पेपर हमारा आता है फोर्थ यानी कि पेपर पाँचवा। अब हम पेपर पाँचवा देने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, समान अध्ययन यानी कि आपको पता है एथिक्स के बारे में पूरा, ठीक है, कि जो भी उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। देन उसके बाद आता है वैकल्पिक विषय, हम ऑप्शनल की बात करते हैं। यहाँ पे ही आपका डाउट था, ठीक है, थोड़ी मुझे नाम याद नहीं, सॉरी। यहाँ पे भी आप यहाँ पे आपका डाउट था कि जीएस पेपर 6वां और 7वां क्या है। तो यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, ये है आपका ऑप्शनल। ये जो हमारा है ऑप्शनल के हमारे 2 पेपर्स होते हैं। ये जीएस मतलब पेपर, अब पेपर तो हम मतलब 5 दिन गए, 6वें दिन हमें पेपर देने जाना है, हमारा पेपर 6वां कहलाएगा वो, ठीक है। फिर 7वें दिन हम जा रहे हैं, 7वां पेपर कहलाएगा। लेकिन हम ये 2 दिन हो गए ना, यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शनल होगा यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, आप ऑप्शनल का पेपर अपने डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा पेपर फर्स्ट का सिलेबस अलग दिया हुआ है, पेपर सेकंड का सिलेबस आपका अलग दिया हुआ है ऑप्शनल का, ठीक है। हाँ, यदि आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है तो जियोग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर 4 पेपर में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है।
ऑप्शनल का मतलब है कि अदर 4 पेपर में हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, हमसे उसे कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑप्शनल है, अब मान लीजिए जियोग्राफी है, जियोग्राफी पेपर फर्स्ट में भी है, तो थोड़ा बहुत हमें हेल्प मिल जाएगी, वो बात अलग है कि वहाँ पे हमें मिल जाएगा। एग्रीकल्चर वगैरह आता है तो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। हम हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल है, हमारे जीएस पेपर में मिल जाता है, 1 में मिल जाता है, लेकिन हमें इसमें डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें हिस्ट्री ही पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री। यहाँ पे कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी लिटरेचर या जो भी आपका ऑप्शनल आप रखोगे, यहाँ पे आपसे सिर्फ ऑप्शनल के बारे में, यानी पॉलिटी आपने रखा, चाहे जियोग्राफी आपने रखा, चाहे हिस्ट्री रखा आपने, चाहे हिंदी रखा, कुछ भी आप रखते हैं, सिर्फ उसके बारे में इन 2 पेपरों में पूछा जाएगा। और आप यदि अपने ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड करते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शनल के सिलेबस में अलग से पूरा जीएस पेपर 1 का सिलेबस दिया, सॉरी जीएस पेपर का नहीं, पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया होगा, ऑप्शनल के आपका पेपर सेकंड का सिलेबस दिया होगा। और फिर चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली में पेपर पहले में क्या आने वाला है, पेपर दूसरे में हमारे ऑप्शनल में क्या आने वाला है, ठीक है। तो कोई और बाहर की जो हमने अभी तक सब्जेक्ट पढ़े उनको छोड़ दीजिए आप। हमें कहते हैं ना ऑप्शनल ही ले जाता है हमें यूपीएससी तक। तो इसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाएगा, सिर्फ जिसका भी ऑप्शनल है उसी के बारे में। एंड मे बी कि अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जीएस पेपर जो हमारा पेपर 6 है और पेपर 7 है, यानी कि हमारा ऑप्शनल का पेपर पहला और दूसरा, इनमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ऑप्शनल होगा जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री का मेंशन नहीं किया जाएगा। और यदि गलती से एग्जामिनर कर देता है ना, तो आप उसके ऊपर केस भी लगा सकते हो। हालांकि ऐसा आता नहीं है कभी भी, लेकिन हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपके पास सिलेबस ऑप्शनल का भी होना चाहिए। यदि आपके पास प्रिंटेड है तो ठीक है, मोबाइल पे मत रखिएगा, हार्ड कॉपी में आप लिख लीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, आप सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखना। जिस तरीके से इसमें लाइन वगैरह बना के दी गई ना, आप उसी तरीके से एकदम से इसे बहुत अच्छे से सजा के उसको लिख के रख लीजिए। रखना नहीं, उसे डेली देखना भी है। तो अब आपका ये क्लियर हो गया। और ये दोनों ही पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। टोटल ऑप्शनल का पेपर कोई बोले कितने का होता है, तो 500 नंबर का होता है। टोटल अकेले ऑप्शनल 500 नंबर का होता है। और निबंध आप देख ही चुके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ऑप्शनल। अब आता है हमारा फिर प्रश्न पत्र का और खा। अब प्रश्न पत्र का और खा में मतलब ये पेपर 8वां और 9वां, हमने टोटल पूरा ओवरऑल बता दिया कि 9 पेपर होते हैं। तो इसमें क और ख दिया गया है, यानी कि एक हिंदी होता है, ये अंग्रेजी होता है। बिल्कुल आपको जरूरी कंपलसरी है, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी, डजेंट मैटर कि आप किस लैंग्वेज से आते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी का पेपर देना ही होगा। ये क्वाली जैसे सी सेट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में यदि आप पास होते हो तभी आपकी कापियाँ चेक होंगी, अदरवाइज आपकी कापियाँ चेक नहीं होंगी। जीएस पेपर में आप बहुत अच्छा लिख के आ जाओ, बिल्कुल 100% सही हो, लेकिन आपकी जो ये हमारा क्वालिफाइंग है, यहाँ पे क्वालिफाइंग का मतलब कि इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, बस आपको ये है कि आपसे इंग्लिश आती है। इंग्लिश कंपलसरी है। आप किसी भी मीडियम से, भूल जाइए कि हम हिंदी मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम से कि उर्दू मीडियम से, कोई भी आपका मीडियम है, इंग्लिश का पेपर आपको देना ही है। और यदि इंग्लिश नहीं बना तो आपकी अदर कापियाँ चेक भी नहीं होती हैं, ये भी आप याद रखिए हमेशा। इसलिए इसे भी इग्नोर नहीं करना है। हाँ, इतना ज़्यादा लिप्त नहीं हो जाना, क्योंकि क्वालिफाइंग है, हमें पासिंग मार्क आ जाए उतना बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है हिंदी। अब यहाँ पे इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि किसी भी लैंग्वेज से हो आप, इंग्लिश देना ही पड़ेगा। हिंदी में क्या है कि इसमें हिंदी लिखी गई है, लेकिन भारत के संविधान में आपकी 8वीं अनुसूची में जितनी भी लैंग्वेज है, अभी तक 22 लैंग्वेज उसमें ऐड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वीं अनुसूची है, वहाँ पे 22 भाषाएं ऐड हैं, ठीक है। उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में ये पेपर आपको देना होगा। जो प्रश्न पत्र या 9वां पेपर होता है या प्रश्न पत्र खा होता है, उनमें से एक पेपर आपको ये देना होगा। चाहे आप हिंदी से देना चाहते हो हिंदी से दीजिए, उर्दू से देना चाहते हो उर्दू से दीजिए, मराठी से देना चाहते हैं मराठी, मतलब 22 भाषाएं जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है।
उनमें से किसी एक भाषा में, इसमें ऐसा नहीं कि हिंदी कंपलसरी है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में दे सकते हो ये पेपर। क्योंकि आपको पहले ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, मेंस का फॉर्म अलग से आता है, तो आप उसमें फिल करेंगे, उसी हिसाब से आपको पेपर मिलेगा। तो ये पेपर हमें मिलते हैं, ये 300 अंक के होते हैं दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया। और एक बात, बहुत से लोगों के मन में एक और डाउट होता है, खैर डाउट तो बहुत होते, ख़त्म ही नहीं होते। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप यदि सोच रहे होगे कि यदि मेरा ये हिंदी में ये हिंदी मीडियम है, ऑप्शनल हिंदी में लिखते हैं, इंटरव्यू आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये सारे सब्जेक्ट किस में लिखे, इंग्लिश में लिख के आते हो, ठीक है। आपने सारे सब्जेक्टों को इंग्लिश में लिख दिया और ऑप्शनल यदि आपका हिंदी लिटरेचर है, जो भी इंग्लिश मीडियम के हो, तो यहाँ पे आपने पूरा लिख दिया हिंदी में, यानी कि इंग्लिश में लिख दिया, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड निबंध भी, ठीक है। आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, वहाँ पे आप हिंदी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इंटरव्यू में ये भी ऐसा नहीं है कि आपने पेपर हिंदी में लिखा तो हिंदी में ही इंटरव्यू देना है, कोई ये भी कंपलसरी नहीं है। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो चाहे भले ही आप हिंदी में लिखो, इंटरव्यू आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, या इंग्लिश में आप मेंस लिखते हो तो इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं कि ज़बरदस्ती है कि आपने हिंदी में कैसे लिखा तो आप हिंदी में ही देना पड़ेगा, या इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग समझ के चलिएगा। देन ऑप्शनल में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऑप्शनल हमारा 500 नंबर का होता है। 500 नंबर दोनों को मिला लेना तो 500 नंबर मिलते हैं हमें। अब उसमें से कोई भी कोताही नहीं। और हाँ, वो थोड़ा सा आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आया, आपने शायद शिवानी मैम के भी वीडियो में कमेंट किया था। तो इसमें क्या है ना कि आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है और जियोग्राफी हमारे जीएस पेपर फर्स्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वो डाउट हो रहा होगा कि क्या जब उसमें है और इसमें है तो और भी पेपर पढ़ने पड़ते होंगे। तो डोंट वरी, अब वहाँ पे मिल गया वो आपका लक है, क्योंकि जिसका हिंदी लिटरेचर होता है वो कहीं पे नहीं मिलता, अलग से पढ़ना पड़ता है उसे, ठीक है। तो वो आपका लक है, मान के चलिए कि आपका लक है जिनका हिस्ट्री पॉलिटी रहता है। हाँ, थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर से अपडेट रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग हिस्ट्री चुनते हैं या हिंदी लिटरेचर चुनते हैं। बट जिनका जियोग्राफी वगैरह होता है उनको प्री में भी थोड़ा हेल्प मिलती है, मेंस में भी जीएस पेपर जिसमें भी वो फंसता है हेल्प मिलती है, और हमारे ऑप्शनल में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, दोनों की टाइम हमारा बचत हो जाता है इससे। बट टाइम क्या, पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ना तो खैर सब में पड़ता है। तो अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी बातें। तो अब यहाँ पे एक डाउट और था, और उससे भी मैं अभी क्लियर कर दूँ, बहुत अच्छा रहेगा। निंदा प्रस्ताव, ठीक है। सॉरी, मैं कल भूल गई थी मतलब मैं बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों बातों बातों में मुझे भूल गया था। तो आज तो मैंने लिख के रख लिया है कि निंदा प्रस्ताव मुझे बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब आपका ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब वो पीडीएफ कौन खोलने चाहिए, इधर आए ही मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे निंदा प्रस्ताव मैंने कहा था ना, विपक्षी रखते हैं ये, यानी कि जो विपक्षी पार्टी हमारे होते हैं तो क्या करते हैं, निंदा प्रस्ताव, और एक आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास से ही हमें समझ में आ रहा है कि अविश्वास, यानी कि दोनों वर्ड ही हमें वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि निंदा, हम किसी की निंदा कर रहे हैं उसके लिए प्रस्ताव, या अविश्वास यानी कि इसमें हमें विश्वास ही नहीं है। ये दोनों में ही कुछ खास अंतर नहीं, बट अंतर है। अंतर क्या है कि यदि पहले निंदा प्रस्ताव की हम डिफिनेशन की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये विपक्ष के द्वारा सरकार की नीति और कार्यों के प्रति असंतोष प्रकट करने या सरकार के कार्यों की निंदा करने के लिए निचले सदन का मतलब लोकसभा में, निचले सदन आपको पता होगा कि लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि निचले सदन, या आप बात करो लोकसभा, राज्यसभा नहीं है यहाँ पे, लोकसभा, दोनों ये दोनों ही प्रस्ताव लोकसभा में ही जाएंगे, ठीक है। तो निचले सदन में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद किसी एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध उनकी नीतियों का विरोध करने या उनके द्वारा काम करने के विरोध, यानी कि विरोध स्वरूप पेश किया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब किसी मंत्री को लग रहा, मंत्रिपरिषद में आपको पता विपक्षी भी होते हैं, पक्ष वाला सत्ता दल वाला तो करेगा नहीं है, ठीक है। लेकिन विपक्ष वालों को यदि लग रहा है कि किसी भी मंत्री के द्वारा ये निर्णय या ये काम जो किया गया वो सही नहीं है, तो वो एक निंदा प्रस्ताव जारी कर सकता है। अब निंदा प्रस्ताव में क्या होता है
कि यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता कि वो सब पे करे, पूरी मंत्रिपरिषद पे ही करे जो सत्ता में है, तो ऐसा नहीं है। वो किसी एक मंत्री पर भी कर सकता है निंदा प्रस्ताव, ठीक है? लोकसभा में पेश कर सकता है, 2 मंत्रियों पर भी कर सकता है, 3 मंत्रियों पर भी कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं, वो ये है कि हाँ, एक पे भी किया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद में होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी थोड़ा-सा आप साथ-साथ समझ ही लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या होता है कि ये संसदीय प्रस्ताव होते हैं और जिसे क्या करते हैं कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में केंद्र सरकार को गिराने या कमज़ोर करने के लिए रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यह प्रस्ताव संसदीय मतदान द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है। ये पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है। और यहाँ पे यदि हम खतरनाक की बात करें ना, तो निंदा प्रस्ताव से कोई हमें घाटा नहीं होता है। जो सत्ता पे सरकार है, तो विपक्षी के द्वारा यदि निंदा प्रस्ताव लाया भी गया, तो यहाँ पे आप समझिए, चलो ठीक है, हमने आपकी निंदा की कि आपने ऐसा काम नहीं किया, तो आप सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको मौका दिया जाता है कि आप सुधार लो। तो वहाँ पे कोई इस्तीफा वगैरह देने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया गलती से भी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर मंत्रिपरिषद तो जाएगी, या तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है, या तो वो सत्ता से ही जाने वाले हैं। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहीं न कहीं पूरे मंत्रियों में ये ला जाता है ना, और यहाँ पे इसमें मतदान वगैरह भी कराया जाता है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो दोनों का ही आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में अंतर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओनली आपने खैर निंदा प्रस्ताव के बारे में ही आपने जानना चाहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा एडवांस कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि कल का भी जो प्लांटी है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया, इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं कि निंदा प्रस्ताव आप ये समझिए, ये दोनों ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम एक मंत्री निंदा प्रस्ताव जो होता है, वो एक मंत्री के खिलाफ भी पेश किया जा सकता है, 2 के खिलाफ भी, 3 के खिलाफ भी, ठीक है? मतलब कि एक से ज़्यादा या एक पे भी। लेकिन निंदा जो अविश्वास प्रस्ताव है, उसे हम एक पर नहीं कर सकते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ये भी लोकसभा में पेश होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि खतरनाक कौन-सा है, तो अविश्वास प्रस्ताव ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि निंदा प्रस्ताव में ऐसा कोई नहीं होता कि आपको इस्तीफा वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना, तो वहाँ पे अब मंत्रिपरिषद जितनी भी है सत्ता में, उसे अपना इस्तीफा देना ही होगा। तो अब आई होप कि हाँ, गोपाल का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड आपका क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमारा चैप्टर वो हो नहीं पाया, ठीक है? तो अब जो भी फिर से यदि ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं तो हूँ। जितनी बार नहीं समझ में आएगा, मैं उतनी बार बताऊँगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, और जो मैंने इकोनॉमिक्स का बताया है, उसे आज पढ़ के रखना है। मैं कल पूछूँगी। अब कल पे कैसे पूछूँगी वो मुझ पे डिपेंड करता है, मैं कल पूछूँगी, ठीक है? तो इसलिए आपको पढ़ के रखना है उसे।